देख तेरा क्या दशा है उसकी। मरना है तो मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ रहा उसी के साथ ऐसे बेवफाई। तो मुझसे उसका ये तड़पना और हाथ पैर पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता, और माधव इतना कामचोर कि आधा घंटा काम करता तो घंटा भर चिलम पीता। इसीलिए इन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज हो तो इनके लिए काम ना करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर से लकड़ियां तोड़ लाता और माधव उन्हें जाकर बाजार में बेच आता। और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। देख तो आ, चुड़ैल का पिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। मुझे तो वहां जाकर डर लगता है। डर किस बात का? मैं तो यहाँ हूं ना। तो तुम ही जाकर देख लो फिर। मेरी बीवी जब मरी थी ना तो 3 दिन तक उसके पास से हिला करना था। और फिर मुझसे लजाएगी नहीं। जिसका आज तक मुंह न देखा उसका उधरा हुआ बदन देखूं। ये मुझे देख लेगी तो ढंग से हाथ पाँव भी ना पटक सकेगी वो। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उपयुक्त बुलाते। जब 2 आदमियों से एक आदमी का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो इनके लिए संघर्ष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। बापू, आलू चला दे। आलू जला दी। तुझे तो अपनी जनानी से ज्यादा आलू की पड़ी है। अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम आलू तो खा सकते हैं ना। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति न। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, अब कर्ज में लदे हुए। बेशर्म इतने कि गालियां भी खाते और मार भी खाते, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और दीन इतने कि वसूली की कोई आशा ना लेने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ उधार दे ही देते थे। दूसरों के खेतों से आलू और मटर ले आते और अपना पेट भरने के लिए खून बांधकर खा लेते। बापू, बापू, कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा? गुड़ शॉर्ट तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। अरे माधव, सब आ जाए, सब आ जाए। अरे भगवान दे तो। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, और ऊपर वाले ने किसी तरह बेड़ा पार लगाया। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ, और जब से वो औरत आई उसने इनके खानदान में व्यवस्था की नींव रखी। दिन भर मेहनत करती, मजदूरी करती और इन दोनों बेशर्मों का पेट भरती थी। उसके आने से ये दोनों और भी आराम तलब हो गए, बल्कि कुछ अगड़ने भी लगे थे। कोई मजदूरी करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। किसी की कोई परवाह नहीं। और आज वही औरत प्रसव की वेदना से करा रही थी, और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि कब वो मरे और ये चैन से सोए। माधव, कितना तड़प रही है वो। तू क्या
घीसू को ठाकुर की बारात याद आई और घीसू बोला, माधव, अरे वो बारात नहीं भूलता। तब से आज तक पेट भर खाना नहीं मिला। उस बारात में लड़की वालों ने सबको भरपेट खाना खिलाया था। अरे पूड़ियाँ थी, वो भी असली घी की, अचार, पापड़, दही, रायता, मिठाई। क्या बताऊं माधव, लोगों ने ऐसा खाया कि फिर किसी से पानी तक न पिया। अरे लोग कहते कि रहने दो आप नहीं लेना, लेकिन लड़के वाले सब पत्थर पे वो गर्मा गर्म पकौड़ियाँ डाले जाते। और बाद में वो पनीलाइची भी मिली थी। पनीलाइची मिली और मुझे पनीलाइची की सूझ कहाँ। अरे मैं तो खाना खा के वही चद्दर लपेटा सो गया। बापू, अरे ऐसा दिल दरियाव था वो ठाकुर। बापू, हाँ माधव, अब हमें ऐसा भोज कोई क्यों नहीं खिलाता? अरे यार ऐसा भोज कोई क्यों खिलाए? अरे आजकल तो लोगों को किफायत सूझती। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। अरे कौन जाके पूछो उन सालों से? हम गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं, कोई कमी नहीं, खर्च में किफायत सूझती। बापू, तुमने 20 पूड़ियाँ खाई होंगी। माधव, मैंने तो 20 से ज्यादा पूड़ियाँ खाई। मैं तो 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी न खाई थी। अच्छा पट्टा था, तो मेरा आधा भी नहीं। वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ा मैं धोती ठीक कर। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने धोतियां ओढ़े पांव पेट में डाले सो गए। ऐसा लगे जैसे दो बड़े बड़े अजगर के डुलियां मारे पड़े। और वही बुधिया प्रसव की वेदना से करहा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और सारा गांव अंधकार में लीन। वो समझ भी नहीं। मतलब इतना नहीं आ रहा यार। समझ गया। सिर्फ वही देखते रहे।